आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। दोनों एनसीपी के विलय की पूरी हो चुकी थी बात, बस ऐलान। शरद पवार की पार्टी के बड़े नेता का दावा। अजित पवार की पत्नी को डिप्टी सीएम बनाने की मांग। यूजीसी के नए नियम लाने के पीछे क्या थी सरकार की मंशा। होम लोन पर छूट और सस्ते किराए के घर। शी जिनपिंग के सत्ते को लंबे समय से चुनौती दे रही थी म्यांमार की मिंग फैमिली। ट्रंप को हर महीने बजट का हिसाब देगी वेनेजुएला सरकार। अमेरिका को तेल देकर कर लो डोनाल्ड ट्रंप से डील। सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ने के बाद गिरे। क्या शिवानी शिवाजी राय की दहाड़ में अब भी है वही दम। अल्कराज पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल्स में। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा खुलासा करते हुए एनसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री एकनाथ खड़गे ने कहा है कि दोनों एनसीपी के एक साथ विलय की बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। खड़गे के मुताबिक पिछले 3 से 4 महीनों से अजित पवार और अन्य नेताओं के साथ लगातार चर्चाएं चल रही थी और विलय को लेकर सहमति बन चुकी थी। एकनाथ खड़गे ने कहा कि शरद पवार गुट की ओर से यह तय किया गया था कि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव घड़ी चुनाव चिन्ह पर लड़े जाएंगे। औपचारिक रूप से मर्जर की घोषणा करने की भी पूरी योजना थी। हालांकि इसी बीच यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई, जिसके चलते यह प्रक्रिया रुक गई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद उनका पद पत्नी सुनेत्रा पवार को दिए जाने, एनसीपी के दोनों गुटों के विलय और विभागों के बंटवारों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई है। इन मांगों को लेकर आज शुक्रवार को एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इसमें प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे शामिल हुए। मीटिंग आधे घंटे तक चली। महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल विभाग के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चाएं चल रही है कि यह विभाग और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाए। यह दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुटों के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह कहते हुए रोक लगा दी कि इनके प्रावधानों को पहली नजर में देखने पर अस्पष्टता नजर आती है। कोर्ट ने कहा कि इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका है, इसलिए विशेषज्ञों की एक समिति इन नियमों की खामियों को दूर करने पर विचार कर सकती है। बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि सरकार कोर्ट के फैसले का पालन करेगा। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि नियमों को लागू करने के बाद सामाजिक तनाव का माहौल बन गया था। उन्होंने एक्स पर किए अपने पोस्ट में लिखा है, इस मामले में सामाजिक तनाव आदि का वातावरण पैदा ही नहीं होता अगर यूजीसी नए नियमों को लागू करने से पहले सभी पक्षों को विश्वास में ले लेता और जांच कमेटी आदि में भी अपर कास्ट समाज को नेचुरल जस्टिस के अंतर्गत उचित प्रतिनिधित्व दे देती। रियल एस्टेट सेक्टर इस बार बजट 2026 में सरकार से रेंटल हाउसिंग के लिए विशेष प्रावधानों की मांग कर रहा है। पिछले 4 सालों में मार्केट में लग्जरी घरों का बोलबाला था, लेकिन अब इस सेगमेंट की मांग धीरे धीरे स्थिर हो रही है। ऐसे में इंडस्ट्री का ध्यान अब अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर मुड़ गया है, जो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है, जिसे अब तक पूरा नहीं किया जा सका है। इंडस्ट्री के जानकारों का तर्क है कि जब सरकार बड़े स्तर पर स्लम फ्री सिटी बनाने का घोषणा करती है, तो इसके लिए एक ठोस व्यवस्था होना चाहिए। हर कोई प्रीमियम घर नहीं खरीद सकता, इसीलिए उन लोगों के लिए संस्थागत रेंटल हाउसिंग की व्यवस्था करना जरूरी है, जो कम दरों पर किराए के घरों में रह सकें। 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव बनकर सत्ता संभालने के बाद शी जिनपिंग पार्टी प्रमुख, राष्ट्रपति और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में चीन की सबसे ताकतवर हस्ती है। लगभग उसी दौर से म्यांमार की एक शातिर मिंग फैमिली शी जिनपिंग के सत्ता को चुनौती दे रही है। शी की आंखों की किर्रिकी बन चुकी मिंग फैमिली पर शिकंजा कसा तो 2025 में मिंग फैमिली के 39 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसमें 16 लोगों को सजाए मौत मिली थी। उन्हीं में से 11 लोगों को एक साथ जनवरी 2026 में फांसी पर लटका दिया। वेनेजुएला की अंतरिम सरकार हर महीने अमेरिका को बजट का हिसाब देगी, यानी कि उन्हें यह बताना होगा कि महीने भर में उसे पैसे कहां खर्च करने हैं। इसके बदले में अमेरिका उसे पैसे को रिलीज करेगा जो वेनेजुएला के तेल बेचने से मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह जानकारी बुधवार को संसद में दी। रूबियो ने बताया कि अभी शुरुआत में यह पैसा जिस खाते में रखा जाएगा उसे कतर संभालेगा,
इस पर डेमोक्रेट सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। डेमोक्रेट सांसदों ने कहा कि कतर वेनेजुएला से हजारों मील दूर है और यह साफ नहीं है कि यह व्यवस्था कानूनी और पारदर्शी कैसे है। उन्होंने यह भी कहा कि कतर के शासकों को राष्ट्रपति ट्रंप का करीबी माना जाता है, इसलिए शक और बढ़ता है। ईरान पर हमला रोकने के लिए तुर्की अमेरिका के साथ मध्यस्थता कर रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के राष्ट्रपतियों के बीच टेलीकॉन्फ्रेंस होस्ट करने की पेशकश की है। मिडिल ईस्ट आई ने बातचीत में शामिल अधिकारियों के हवाले से बताया है कि तुर्की ने ऐसी पेशकश संभावित टकराव को टालने के लिए की है। तुर्की के अधिकारी ने बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए एर्दोगन ने उनसे कूटनीतिक अपनाने का आग्रह करते हुए दोनों देशों के बीच मध्यस्थता बनाने की पेशकश की है। तुर्की ने ईरान से आग्रह किया है कि वे डोनाल्ड ट्रंप को अपने विशाल तेल भंडार का प्रस्ताव दें, जिससे तनाव का हल हो सकता है। हालांकि ईरानी अधिकारी ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के राष्ट्रपति के पेशकश में दिलचस्पी दिखाई है, लेकिन ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। सोने चांदी के दाम में लगातार 4 दिन ऑल टाइम हाई पर रहने के बाद आज 30 जनवरी को बड़ी गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मुख्य वजह मार्केट में मुनाफा वसूली है। सोना एक दिन में 6,865 रुपए और चांदी 22,825 रुपए सस्ती हुई है। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,68,475 रुपए पर आ गया है। इससे पहले गुरुवार को सोने का भाव 1,75,340 रुपए पर 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 3,57,163 रुपए किलो पर आ गई है। इससे पहले गुरुवार को इसकी कीमत 3,79,988 रुपए किलो थी। शिवानी शिवाजी राय का सफर, जो 2014 में मर्दानी से शुरू हुआ था, अब अपनी तीसरी किस्त तक पहुंच गया है। यश राज फिल्म्स की इस सफल फ्रेंचाइजी ने लगातार हिम्मत और विश्वास के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाया है। जहां पिछले 2 किस्तों ने कम बजट में बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी, वहीं मर्दानी 3 से उम्मीदें काफी ज्यादा थी, लेकिन कोविड के बाद बदलते फिल्मी माहौल और 30 जनवरी को ऐतिहासिक चुनौतियों के बीच क्या रानी मुखर्जी का पुलिस अवतार वही जादू फिर से दिखा पाएगा? आइए इस रिव्यू में जानते हैं कि क्या यह फिल्म मनोरंजन का अपना वादा पूरा करती है या एक कमजोर कड़ी साबित होती है। अधिकारियों की बात होते हैं तो सबसे पहले शिवानी शिवाजी राय का नाम याद आता है। 2014 में जब रानी मुखर्जी मर्दानी के रूप में पर्दे पर आई तो उन्होंने न सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर मुद्दों पर उठाया, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार सफलता हासिल की। 21 करोड़ के बजट के मुकाबले 60 करोड़ रुपए कमाए। 2019 में इसके सीक्वल ने भी सफलता की कहानी दोहराई। 27 करोड़ के बजट पर 67 करोड़ कमाए। अब 2026 है, कोविड के बाद सिनेमा की दुनिया बदल गई है, दर्शकों का टेस्ट बदल गया है और बॉक्स ऑफिस के समीकरण भी बदल गए हैं। इस स्थिति में आदित्य चोपड़ा ने फिल्म का स्केल और बजट दोनों बढ़ा दिया है। वर्ल्ड नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। चोट की परेशानी से जूझते हुए अल्काराज ने सेमीफाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव 5 सेटों तक चले मुकाबले में मात दी। मेलबर्न के रॉड लेवर अरीना में खेला गया यह मैच 5 घंटे 27 मिनट तक चला, जिसमें अल्काराज ने ज्वेरेव को 6-4, 7-6, 6-7, 6-7 और 7-5 से हराया। अब फाइनल में 6 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन अल्काराज का सामना डिफेंडिंग चैंपियन जैनिक सिनर या 10 बार के ऑस्ट्रेलियन ओपन विजेता नोवाक जोकोविच में से किसी एक से होगा।